आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है मिशन 100 कक्षा 12 भूगोल पार्ट 1 बुक फर्स्ट पार्ट 1 से 4 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर मात्र 25 मिनट में। पाठ 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण यह भौगोलिक सूचना का स्रोत है। प्राचीन मानचित्रीय स्रोत है। प्राचीन महाकाव्य भी स्रोत है। 3 नंबर, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। सही उत्तर होगा 3 नंबर ये। दूसरा, निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। कृषि भूगोल यह आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। पर्यटन भूगोल यह भी आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। सैन्य भूगोल यह आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सैन्य भूगोल यह राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तीसरा, मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेंटजेल। सही उत्तर होगा 2 रेंटजेल। मानव भूगोल के जनक रेंटजेल। चौथा, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध है सामाजिक कल्याण से। सही उत्तर होगा 3 नंबर, सामाजिक कल्याण। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? पहला, मानव बुद्धिमत्ता। 2, प्रौद्योगिकी। 3, लोगों का अनुभव। 4, मानवीय भाईचारा। सही उत्तर होगा मानव बुद्धिमत्ता ही मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है, मानव बुद्धिमत्ता। छठा, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता उपागम है। स्थानीय संगठन उपागम है। अन्वेषण और वर्णन उपागम है। मात्रात्मक क्रांति उपागम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति उस दौर को कहा गया जब भूगोल में विषयों की बाढ़ सी आ गई, बहुत सारे विषय भूगोल में हो गई, उस दौर को मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। सातवां, मानव भूगोल में किसके अध्ययन पर बल दिया गया है? पहला, प्रकृति। 2, मानव। 3, प्रकृति और मानव। 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 3, प्रकृति और मानव। तो मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के संबंधों पर बल दिया गया है। आठवां, निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 9वां, ऐतिहासिक भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र का उपक्षेत्र है? रासायनिक भूगोल का नहीं है। 2, सामाजिक भूगोल का है। 3, जनसंख्या भूगोल। आर्थिक भूगोल। तो सही उत्तर होगा 2, सामाजिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। 10वां, 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय नहीं हुआ? तो पहले में मानवतावाद। 2, अमूलतावाद। 3, व्यवहारवाद। इन तीनों का युवा था। आधुनिकतावाद का उदय 1970 के दशक के बाद में हुआ। 90 के लगभग हुआ आधुनिकतावाद का उदय। तो सही उत्तर होगा 3, आधुनिकतावाद। नहीं में आएगा आधुनिकतावाद। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 11वां, मानव ने प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इस प्रकार आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया है या मानव का प्राकृतिकरण कहा गया है। 12वां, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय दशक में हुआ 1990 के दशक में। तो भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय 1990 के दशक में हुआ। 13वां, राजनीतिक भूगोल के वह उपक्षेत्र हैं। तो आएगा सैन्य भूगोल व निर्वाचन भूगोल उपक्षेत्र है। तो राजनीतिक भूगोल के सैन्य भूगोल व निर्वाचन भूगोल उपक्षेत्र है। 14वां, अमूलतावादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए के सिद्धांतों का उपयोग किया है? यह आएगा मार्क्स। तो अमूलतावादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। 15वां, रेंटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। उत्तर, मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। 16वां, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। उत्तर, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न 17, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा गया है? उत्तर, आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसी आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। 18वां, संभववाद क्या है? इसके जनक कौन थे? उत्तर,
मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता है। इससे प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इसे ही संभववाद नाम दिया गया है। संभववाद के जनक पाल विडाल डिला ब्लास हैं। 19वां, नवनिश्चयवाद क्या है? यह संकल्पना किसने प्रस्तुत की? उत्तर, इसके अनुसार न पर्यावरणीय निश्चयवाद की दशा है और न ही संभववाद की दशा। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी। 20वां, सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र नाम बताइए। उत्तर, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। 21वां, आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल। अध्याय 2, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व। पहला प्रश्न, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये टिप्पणी किसकी है? जॉर्ज बी क्रेसी की। सही उत्तर होगा 3 नंबर, जॉर्ज बी क्रेसी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका। सही उत्तर होगा 1 नंबर, अफ्रीका में। 3, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो अटाकामा विरल जनसंख्या, भूमध्य रेखीय प्रदेश विरल जनसंख्या, ध्रुवीय प्रदेश विरल जनसंख्या। सही उत्तर होगा 3, दक्षिण पूर्वी एशिया ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। चौथा, उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश संघन है? जापान का कोबे ओसाका। 3 नंबर, जापान का कोबे ओसाका। सही उत्तर। 5वां, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? 10% पर। सही उत्तर 4 नंबर, 10%। छठा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है निम्न में से? 1 सिंगापुर, 2 भारत, 3 चीन, 4 रूस। तो सही उत्तर होगा 1 नंबर, सिंगापुर। सही उत्तर सिंगापुर। 7वां, प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है? पहला, प्राकृतिक विपदाएं प्रतिकर्ष है, प्रतिकूल जलवायु प्रतिकर्ष है, बेरोजगारी ये भी प्रतिकर्ष कारक है। सही उत्तर होगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी। 8वां, प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक है? काम के बेहतर अवसर यह अपकर्ष कारक है, रहन सहन की अच्छी दशा ये अपकर्ष कारक है, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा यह भी अपकर्ष कारक है। 4 नंबर, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही है, इस कारण सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 9वां, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण तीनों ही है। सही उत्तर 4, उपरोक्त सभी। 10वां, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लगभग 60%। सही उत्तर होगा 60%। 11वां, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? सबसे कम जनसंख्या वाला है ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और जनशून्य महाद्वीप है अंटार्कटिका। 12वां, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप अफ्रीका। सही उत्तर होगा अफ्रीका। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो जलाभाव प्रतिकर्ष है, बेरोजगारी प्रतिकर्ष है, महामारियां ये प्रतिकर्ष है, जबकि चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। 14वां, विश्व जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब वर्ष होने में कितना समय लगा? लगभग 12 वर्ष। सही उत्तर होगा 12 वर्ष। 15वां, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? 10% पर। सही उत्तर 1 नंबर, 10%। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 16वां, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत है 1.64%। तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। 17वां, जननांगीय संक्रमण की में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता पाई जाती है प्रथम अवस्था में। तो यहाँ आएगा प्रथम अवस्था में। जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता होती है। 18वां, जनसंख्या वृद्धि को में व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। 21वां, एशिया का जनसंख्या घनत्व 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न,
जनसंख्या वितरण प्रारूप क्या है? उत्तर, जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% उसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। घनत्व को परिभाषित कीजिए एवं जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। उत्तर, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का सूत्र, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तीसरा, जनसंख्या वितरण को जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, अति उष्ण एवं ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें मौसम स्थिर रहता है वहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। चौथा, औद्योगिकीकरण जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। इनमें कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण संघन बसा हुआ है। पांचवां, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। छठा, प्रवास किसे कहते हैं? इसके प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक बताइए। उत्तर, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं इसे प्रवास कहते हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, विपदाएं, महामारियां, ये प्रतिकर्ष कारक हैं। अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु, ये जनसंख्या प्रवास के अपकर्ष कारक हैं। सातवां, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत क्या है? उत्तर, यह सिद्धांत ग्रामीण समाज खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। आठवां, जनसंख्या नियंत्रण के कोई 4 उपाय लिखिए। उत्तर, पहला, परिवार नियोजन, इसमें बच्चों के जन्म को रोकना व अंतराल रखना। 2, महिलाओं के स्वास्थ्य का बेहतर रखरखाव। 3, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता। 4, जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को जन जागरूकता फैलाना। 3, जनसंख्या संगठन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात निम्न होने के कारण पुरुष जनसंख्या का चयनित प्रवास। सही उत्तर पहला, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 59 वर्ष। सही उत्तर होगा 4, 15 से 59 वर्ष। तीसरा, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात है लेटविया का। सही उत्तर होगा 1 नंबर लेटविया। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या है 102। सही उत्तर होगा 102। पांचवा, यूरोप के अनेक देशों में स्त्रियों की बेहतर स्थिति का कारण है। स्त्रियों की लिंगानुपात में बेहतर स्थिति का कारण है। तो पहले में स्त्रियों की उच्च जन्म दर ये नहीं है, पुरुषों की निम्न जन्म दर ये नहीं है, स्त्रियों का अप्रवास ये नहीं है, पुरुषों का उत्प्रवास ये है। सही उत्तर होगा 3 नंबर, पुरुषों का उत्प्रवास यूरोप में स्त्रियों की लिंगानुपात में बेहतर स्थिति का कारण है। छठा, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा है? तो नाइजीरिया गरीब और अविकसित देशों में आता है तो इसका आकार होगा त्रिभुजाकार, नीचे से अधिक और ऊपर से कम त्रिभुजाकार। सातवां, ग्रामीण नगरीकरण जनसंख्या में विभाजक का आधार है। तो ग्रामीण व नगरीकरण जनसंख्या में विभाजन का आधार पहला आयु लिंग संगठन, 2 व्यवसायिक संगठन, 3 जनसंख्या घनत्व है। उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा 7वां, उपयुक्त सभी। 8वां, संयुक्त राष्ट्र संघ में सूचीबद्ध देशों में कितने देशों का लिंगानुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है? 139। सही उत्तर होगा 139 देशों का लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। 9वां,
जनसंख्या पिरामिड प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग का प्रतिशत और दायां भाग का प्रतिशत दर्शाता है। तो बायां भाग है वो पुरुषों का प्रतिशत और दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। 10वां, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड आकार का है। तो ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। 11वां, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके विकास का सूचक है। तो साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक विकास का सूचक है। सामाजिक जागृति यानी परिशिक्षा का स्तर बढ़ता है, इसलिए सामाजिक विकास का सूचक है साक्षरता। 12वां, न्यूजीलैंड का ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन है। तो न्यूजीलैंड का ग्रामीण लिंग संगठन यहाँ आएगा ग्रामीण 1051 और ग्रामीण है 955। तो 1051 व 955 न्यूजीलैंड का ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन है। 13वां, जापान का आयु लिंग पिरामिड दर्शाता है। जापान का आयु लिंग पिरामिड जो है वो हासमान जनसंख्या को दर्शाता है। जापान का आयु लिंग पिरामिड हासमान जनसंख्या को दर्शाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? सूत्र लिखिए। पहला, विदेशों में लिंगानुपात का सूत्र, लिंगानुपात बराबर पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। ये विदेशों में या यूरोप में। भारत में लिंगानुपात का सूत्र स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। 15वां, एशिया के 2 देशों के नाम बताइए जहां लिंगानुपात निम्न है। उत्तर चीन और भारत। 16वां, भारत में साक्षरता दर से अभिप्राय है। उत्तर भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या प्रतिशत से जो पढ़ लिख सकता है समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन कर सकता है साक्षर कहलाता है। वह अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। 17वां, कनाडा का ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात कितना है? उत्तर ग्रामीण लिंगानुपात कनाडा का 1000 गुणोत्तर और नगरीय लिंगानुपात 968 है। 18वां, किसी देश में लिंगानुपात प्रतिकूल होने के क्या कारण होते हैं? उत्तर पहला है स्त्री भ्रूण हत्या, कन्याओं की भ्रूण में हत्या। दूसरा, स्त्री शिशु हत्या, स्त्री शिशु हत्या, बालिकाओं की हत्याएं। तीसरा, घरेलू हिंसा जिसमें महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का निम्नतर होना और स्वास्थ्य स्तर निम्न होना जिसमें महिलाओं की प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है। 19वां, किसी देश में लिंग अनुपात अनुकूल होने के क्या कारण हैं? पहला, स्त्री शिक्षा और दूसरा, रोजगार के अवसर। 20वां, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करता है? उत्तर पहला, 14 वर्ष अर्जित जनसंख्या बच्चों को शामिल किया जाता है, यानी 0 से 14 वर्ग जो है उसमें बच्चों की संख्या को शामिल किया जाता है, 0 से 14 वर्ग। दूसरा है 15 से 59 आयु वर्ग, ये जनसंख्या का बड़ा आकार और विशाल कार्यशील और युवा जनसंख्या को इंगित करता है। तीसरा है 60 वर्ष से अधिक आयु वाली, ये वर्ग जनसंख्या को वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, ये अकार्यशील जनसंख्या में आता है। 21वां, यूरोप, कनाडा और संयुक्त अमेरिका में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता का क्या कारण है? या लिंगानुपात अधिक होने का क्या कारण है? उत्तर इन देशों में महिलाएं रोजगार के अवसरों की अधिकता के कारण नगरीय क्षेत्रों में आगमन के कारण महिलाओं की अधिकता होती है। इस कारण विकसित देशों में या यूरोपियन देशों में नगरों में महिलाओं का लिंगानुपात अधिक पाया जाता है। 22वां, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर का मापदंड क्या है? उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं जबकि नगरीय जनसंख्या में अधिकांश गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है वहाँ की जनसंख्या। 23वां, आयु लिंग पिरामिड से क्या अभिप्राय है? उत्तर आयु लिंग पिरामिड एक रेखा चित्र है जो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को आयु लिंग संरचना दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 24वां, जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना से क्या अभिप्राय है? उत्तर कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या के अनुपात को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। अध्याय 4, मानव विकास। पहला, लघुत्तरात्मक बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला,
मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? महबूब उल हक की। सही उत्तर होगा महबूब उल हक। दूसरा, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस संकल्पना पर आधारित है? पहला, सतत पोषणीयता, 2 उत्पादकता, 3 सशक्तिकरण, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तीसरा, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का सूचकांक स्कोर होता है 0.88 से ऊपर, यह होता है अति उच्च मानव विकास वाला। दूसरा, 700 से 0.799 यानी 0.700 से 0.799 के बीच स्कोर होता है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का। ये अति उच्च वाला और ये उच्च मानव विकास सूचकांक वाला। और 0.550 से 0.699 के बीच ये मध्यम मानव विकास सूचकांक वालों का। और 0.4549 से नीचे यह निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों का। चौथा, निम्न में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? भूटान ने। सही उत्तर होगा 3 नंबर भूटान। 3, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का सूचकांक स्कोर होता है पहले में 0.800 से ऊपर, यह होता है अति उच्च मानव विकास वालों का। दूसरा, 0.700 से 0.799 के बीच, ये उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा उच्च मानव विकास वाला होगा 0.700 से 0.799 के बीच, ये होता है उच्च मानव विकास सूचकांक। सही उत्तर होगा 0.700 से 0.799 के बीच। चौथा, निम्न में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? भूटान ने। सही उत्तर होगा 3 भूटान। 5वां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मानव विकास के किस उपागम का प्रतिपादन किया है? आधारभूत आवश्यकता उपागम का। सही उत्तर होगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। प्रश्न 6, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध किस मानव विकास उपागम से है? क्षमता उपागम से। सही उत्तर होगा 4 नंबर क्षमता उपागम। 7वां, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है नॉर्वे। सही उत्तर होगा नॉर्वे। मध्यम मानव विकास सूचकांक वर्ग में कितने देश हैं? 37। सही उत्तर होगा 37। मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है पहला, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान अर्जित करना। 3, जीवन जीने के पर्याप्त साधन। 4, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 10वां, प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, UNDP होगा इसमें। लघुत्तरात्मक प्रश्न, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? उत्तर, वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु विकास के अंतर गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। दूसरा, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और इसका मूल्य सापेक्ष होता है। दूसरा, मानव विकास क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानव विकास लोगों के जीवन में सुधार लाना, उनके विकल्पों में वृद्धि करना है। डॉक्टर हक के अनुसार मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। प्रश्न 4, मानव विकास के कल्याण उपागम से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास के प्रतिभागी नहीं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। 5वां, मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, मानव विकास सूचकांक के मापन के 3 आयाम हैं। प्रत्येक आयाम को 1/3 पारिता दी जाती है। पहला है स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत इसके मूल्यांकन के लिए यह सूचकांक उच्चतर जीवन प्रत्याशा, दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन जीने के अवसरों का द्योतक है। दूसरा, शिक्षा। इसके मूल्यांकन के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर व विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या को आधार माना जाता है। तीसरा, संसाधनों तक पहुंच यानी आय। इसको मानव की क्रय शक्ति के आधार पर मापा जाता है। छठा प्रश्न, मानव विकास के संदर्भ में सतत पोषणीयता से क्या आशय है?
उत्तर, सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों की कमी ना हो, संसाधनों की कमी आने वाली पीढ़ी को न हो। 7वां, मानव विकास के संदर्भ में समता से क्या आशय है? उत्तर, समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति भेदभाव के विचार के बिना समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए।